वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो वेव मोशन से रिलेटेड ही है। पिछले लेक्चर में हमने वेव की टाइप्स और वेव के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम वेव्स की जो मुख्तलिफ उसकी डेफिनेशंस हैं, उसके पैरामीटर्स हैं, उसके पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक वेव कौन सी वेव जो है वो पीरियोडिक वेव होती है जिसमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला सोर्स है वो अपनी जो मूवमेंट है उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करे। ठीक है, एक यानी टाइम के साथ उस मोशन को जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट करे। तो ऐसे सोर्स से जो वेव जनरेट होगी तो वो क्या कहलाएगी? पीरियोडिक वेव कहलाएगी। पीरियोडिक वेव कंसिस्ट ऑफ साइकिल्स और पैटर्न्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ओवर एंड ओवर अगेन बाय द सोर्स। तो यहाँ पे आपको फिगर में भी एक स्प्रिंग जो है वो नज़र आ रहा है जिसमें दोनों तरह की वेव जनरेट करवाई गई हैं, ट्रांसवर्स वेव भी और लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में यानी पीरियोडिक वेव कैसे होगी? अगर हम स्ट्रिंग को एक ही दफ़ा जो है वो ऐसे झटक देते हैं तो एक पल्स जो है वो जनरेट होगी, ये पीरियोडिक वेव नहीं होगी। बल्कि हम अपने हाथ को किसी भी ऐसे सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें, यानी हाथ की बजाय कोई ऐसा सोर्स लगा दें जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वो उसकी जो मूवमेंट होती है वो पीरियोडिक होती है, यानी अगेन एंड अगेन अपनी मूवमेंट को रिपीट करता है। तो उससे बनने वाली जो वेव होगी वो पीरियोडिक वेव होंगी। ठीक है, जैसे ट्रांसवर्स वेव है तो इसमें क्रस्ट और ट्रफ जो है वो एक ख़ास टाइम के बाद आते जाएंगे। इस तरह की वेव को पीरियोडिक वेव का नाम दिया जाता है। और इसी तरह से ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इसमें भी हम जो हाथ की बजाय कोई सोर्स जो है वो हमारा इस तरह का रखें कि जो अपनी मोशन को एक ख़ास टाइम के बाद अगेन एंड अगेन रिपीट करे। तो ऐसी वेव को जो है वो फिर पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडिनल वेव का नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास के लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या-क्या यानी उसके पार्ट कौन-कौन से होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे साउंड वेव ली गई है। और साउंड वेव में जब भी साउंड का कोई जो भी सोर्स होगा वो साउंड एनर्जी वेव की फॉर्म में जब हवा में यानी भेजेगा तो हमारे पास 2 तरह की रीजन्स बनती हैं। एक रीजन जो है वो कंप्रेशन बनती है और दूसरी रीजन जो है वो रेयरफेक्शन बनती है, जिसको यहाँ पे एक्सपेंशन का भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो एक्सपेंशंस और रेयरफेक्शंस जो है ये अपने आप को रिपीट करती हैं बार बार। तो इस तरह एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो फिर जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक कंप्रेशन के दरमियान और दूसरी कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वेवलेंथ। तो सबसे पहला वेव का जो आप कह लें कि पार्ट है या उसकी एक प्रॉपर्टी है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब है वेव की लेंथ। लॉन्गिट्यूडिनल में जो एक वेव बनती है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से मिलके बनती है। इसके बाद आप देखेंगे वही कंप्रेशन, वही रेयरफेक्शन, वही कंप्रेशन, वही रेयरफेक्शन अगेन एंड अगेन अपने आप को रिपीट करती है। तो इट मीन्स कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से मिलके बनती है। तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वेव लेंथ। एक और तरीके से भी वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ। दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शंस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ। ठीक है, इसी तरह से हम ट्रांसवर्स वेव में भी ये डिफाइन कर सकते हैं, इसकी मदद से भी समझ सकते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रांसवर्स वेव में देखें तो ये वाला जो यानी ये वाली जो लाइन है इसको मीन पोजीशन कह लें। मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होगी जब वेव आएगी तो इस तरह की होगी, अप एंड डाउन। ठीक है, तो जितना अप जाएगा वो कहलाएगा क्रस्ट और जितना डाउन जाएगा वो कहलाएगा ट्रफ। तो एक ट्रांसवर्स वेव जो है वो एक क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बनती है। एक ट्रांसवर्स वेव एक क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बनती है, यानी एक ट्रांसवर्स वेव की जो एक वेव होती है उसमें क्रस्ट भी होता है और ट्रफ भी होता है, यानी ये पूरी एक वेव है। इस एक वेव की जितनी लेंथ है वो कहलाएगी वेव लेंथ। और दूसरी डेफिनेशन इसकी हम कैसे कर सकते हैं? इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ कहलाएगा। इस ट्रफ और इस ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव। इस क्रस्ट के बाद ये आने वाला क्रस्ट, ठीक है, इस क्रस्ट के बाद ये आने वाला क्रस्ट, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? वेव लेंथ। ठीक है,
इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, ज़ाहिर सी बात है लेंथ है, और हम इसको ग्रीक लेटर लैम्डा से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक टर्म है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? पीरियोडिक वेव में ये वाली एक वेव होगी ना हमारी ट्रांसवर्स वेव में, इस एक वेव को गुजरने के लिए जितना टाइम चाहिए वो कहलाएगा टाइम पीरियड। इसको सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। एक वेव को गुजरने के लिए जितना टाइम चाहिए, यानी एक ऐसे पूरी वेव बन गई ना ये वाली, ये आपको देखें यही अगेन एंड अगेन पैटर्न रिपीट हो रहा है एक वेव का। तो इस वेव को पास आउट होने के लिए, गुजरने के लिए जितना टाइम चाहिए वो कहलाएगा टाइम पीरियड। टी से इसको शो करते हैं, और सेकंड जो है वो इसकी यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इस तरह की वेव एक सेकंड में जितनी गुजर जाए, एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव पास कर जाएं एक ख़ास पॉइंट से, हम उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी एक दूसरे के उलट आप इसको कह लें। टाइम में हमें, टाइम जो है वो हम करते हैं, हम कहते हैं एक वेव को गुजरने के लिए जितना टाइम चाहिए वो टाइम पीरियड है। यहाँ पे हम कहते हैं इतनी नंबर ऑफ वेव को गुजरने के लिए सॉरी, इतने टाइम में जितनी नंबर ऑफ वेव गुजर जाए, यानी एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव गुजर जाए, तो वो फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी को जो यूनिट है इसकी वो है हर्ट्स, और टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हमने वेवलेंथ को डिफाइन किया, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया, और टाइम पीरियड को डिफाइन किया। नेक्स्ट एक और टर्म है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि जो सोर्स है हमारा, यानी वो डिस्टरबेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है और वेव जो है वो बन रही है, वो वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन है, एक दफ़ा जो पार्टिकल इधर जा रहा है, एक दफ़ा पार्टिकल जो है वो इधर जा रहा है, तो अप साइड पे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो एम्पलीट्यूड हो सकता है, या डाउन साइड पे जितना कवर कर रहा है वो एम्पलीट्यूड हो सकता है। यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ये हो सकता है या ये हो सकता है। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेव स्पीड, यानी वेव की जो स्पीड है वो क्या है? वेव की स्पीड को v, और इसका फार्मूला है एफ लैम्डा। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा यहाँ पे वेव लेंथ है। इसको हमने इस फार्मूले से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी s इज़ इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। s का मतलब है डिस्टेंस, यानी एक वेव का डिस्टेंस वो लैम्डा के बराबर होता है, और दूसरा जो है वो v हमारे पास वेलोसिटी आ गई, और t जो है हमारे पास जो है वो क्या आ गया? v इज टी जो है वो क्या आ गया? टाइम पीरियड। यानी एक वेव को गुजरने के लिए जो टाइम चाहिए वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके, जिसमें 1/t जो है वो f के बराबर आ जाएगा, रीअरेंज करके हम ये इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो वेलोसिटी है अगर कांस्टेंट है तो इट मीन्स कि f और लैम्डा का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसको हम नेक्स्ट फिगर में ज़रा समझते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो है वो एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे दो वेव्स दिखाई गई हैं, वन इज़ हाई फ्रीक्वेंसी वेव एंड वन इज़ लो फ्रीक्वेंसी वेव। जो पैकेट है वो उसकी उतनी ही यहाँ पे है और इतना ही यहाँ पे है। जो आप कह लें कि जहाँ पे वेव्स बनाई गई हैं उतनी स्पेस यहाँ पे है, उतनी स्पेस यहाँ पे है। लेकिन आपको देखें यहाँ पे इस स्पेस में जो नंबर ऑफ़ वेव्स आपको नज़र आ रही हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा हैं तो हर दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, यानी वेवलेंथ इसकी होगी शॉर्ट। नंबर ऑफ़ वेव पर सेकंड इसमें ज़्यादा है, लेकिन जो वेवलेंथ होगी शॉर्ट। अब अगर इसमें देखें तो नंबर ऑफ़ वेव, यानी अगर हम काउंट भी करें तो ये एक वेव हो गई, यहाँ पे दो वेव हो गई, यहाँ पे तीन, और ये तकरीबन हाफ आप कह लें। तो इस तरह से यहाँ पे तो नंबर ऑफ़ वेव्स बहुत कम है। उसी यानी टाइम के लिहाज से, या उसी या आप जो आपने पैकेट एक लिया उसी में नंबर ऑफ़ वेव्स जो है वो बहुत कम है, लेकिन वेवलेंथ देखें वो बढ़ गई है। दो क्रस्ट के दरमियान जो एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इट मीन्स के जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है किसी भी वेव में, चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लें या जो भी दूसरी वेव ले लें, वेव में जब फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है, और जब फ्रीक्वेंसी लो होती है, नंबर ऑफ़ वेव पर सेकंड कम होती हैं, तो जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी
के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हाई फ्रीक्वेंसी जो वेव होंगी उनकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, और जो लो फ्रीक्वेंसी वेव होंगी उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारे पैरामीटर्स और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो समझ आ गया होगा। यहाँ पे एंड पे आपको एक दिया गया है क्वेश्चनेयर, आप इसको कह लें, आप इसको वर्कशीट कह लें। इसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़रूर देखें, और इसको लेक्चर्स को देखने के बाद आप इसको खुद फिल करने की कोशिश करें कि आपको क्या यानी कि अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको क्या इसमें से समझ आया है। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।